कल हमने लास्ट में कहाँ पर छोड़ा था? सर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आज हम लोग रेशनल फंक्शंस पे बात करते हैं। रेशनल फंक्शंस, तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का हो px upon qx where px and qx are polynomial functions, then fx is called a rational function. तो दो पॉलिनोमियल के कोसेंट को रेशनल फंक्शन कहते हैं। भाई इतना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ आप फैक्टर कई बार होंगे भी, कभी नहीं भी होंगे। अभी तो मैंने ऐसा ले रखा है कि डिनोमिनेटर है, फैक्टर आसानी से हो रहे हैं। जैसे मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 मैंने लिया ही इस तरह से था। तो फिर मुझे यहाँ पर बताना चाहिए कि जो x की वैल्यू है वो 2 और 3 नहीं हो सकती। ठीक है ना? तभी डिफाइन हो पाएगा फंक्शन। यस। तो बच्चों यहाँ से आपको पता लगेगा कि डोमेन किसको कहेंगे। अगर आप डोमेन निकालेंगे इसका, तो वो r माइनस माइनस का साइन ऐसे होता है और रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो हो रहा है उनको हटा लीजिए ना, बाकी कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरा रियल नंबर का कलेक्शन रख सकते हैं। तो फिर अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसका डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल उठाया उसमें r माइनस सर r-2, 3। अच्छा, मैं एक दूसरा फंक्शन देता हूँ x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसका डोमेन बता सकते हैं? कर दीजिए। नहीं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। तो इससे रूट्स निकल सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा बेटा आपने। इसके रूट्स, रियल रूट्स है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर। तो ये कहीं पर जीरो हो ही नहीं सकता बेसिकली रियल नंबर के हिसाब से। कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, लेकिन फंक्शंस तो हमने जितने भी पढ़ाने हैं आपको, आपके लेवल पे सब रियल में ही पढ़ाने हैं। तो ये तो यस जीरो सर। हो ही नहीं सकता। तो डोमेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर। एक्स का कोई भी रियल नंबर रख लो, एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसका डोमेन आर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। अच्छा,
इनकी जो रेंज है वो निकालना आसान नहीं है। रेंज निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पॉलिनोमियल जरूरी तो नहीं है ना कि लीनियर या क्वाड्रेटिक ही हो, क्यूबिक या हायर डिग्री की हो। तो इसका काम हम इस बार करेंगे, इन पे काफी डिटेल में काम करना है। मैंने आपसे फर्स्ट राउंड में भी कहा था कि ये हम करेंगे, तो फर्स्ट राउंड में तो उतनी डिटेल हो नहीं पाई। सेकंड राउंड में हम चीजों को थोड़ा विस्तार से सीखेंगे। तो आना है अभी, फंक्शंस वाला काम तो होना ही है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इनकी रेंज निकालने की मेहनत हम क्वाड्रेटिक में तो करेंगे ही कम से कम। काफी आईआईटी के कई सवाल हैं जो इससे रिलेटेड आते हैं। तो पहली बार जो मैंने पढ़ाई है चीजें, अगर आपने वो मेंटेन कर दी तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी समझाना। बच्चों, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल काम है, अगर कर दिया तो बड़ा काम। अच्छा, रेशनल फंक्शंस के बारे में अभी इतना ही बता पाऊंगा मैं। जब रेशनल एक्चुअल आएंगे तो उनकी डिटेल करेंगे। अभी तो हम ये बता सकते हैं, दो तीन चीजें आपने इस बहाने सीख ली कि एक तो रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल फंक्शन, और तीसरा फंक्शन, और तीसरा हमारे पास कभी कभी रेशनल पॉइंट आ जाता है। ये नाम नोमेनक्लेचर हम लोग बोलते रहते हैं। रेशनल नंबर तो जानते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। रेशनल फंक्शन अभी बताया मैंने। तीसरा है रेशनल पॉइंट। ये क्या हुआ बच्चों? नहीं मालूम बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं और वो कोऑर्डिनेट रेशनल हो दोनों ही, जैसे आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y कह रहे हैं, अगर x भी रेशनल हो और y भी रेशनल हो तो उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं आप? रैशनल पॉइंट। हाँ, रेशनल पॉइंट। ये 2 डायमेंशन में भी कह सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी, ऐसे ही समझिएगा। बहुत फेमस नाम नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद है आपको रेशनल से रिलेटेड थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था चार्ट में, क्या लिखा था मैंने आगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, इसको सीखते हैं यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों रियल लाइन पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक को ऐसे लिखा जाता है, दूसरे को ऐसे लिखा जाता है। जो पार्ट आप ऐसे लिख रहे हैं इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो ऐसे होना है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये फ्रैक्शन में हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर हुआ, पूर्णांक हिंदी में। तो अब आप ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास 2.4 है, तो मैं इसे 2 + 0.4 लिख सकता हूँ। मतलब जो 2 है वो इंटीग्रल पार्ट है इसका, और 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट है। वो फ्रैक्शन में आया ना, वैसे भी 0.4 को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं नहीं? सर। अगर खाली 2 होता बच्चों तो ये 2 ही होता, और यहाँ 0.0 भी लिख देते आप, कोई मतलब वो 0 होता बेसिकली, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, हम कोई इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं, और कोई पॉजिटिव नंबर लिया तो उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़े ये भी समझ में आ गया। अब -2.4 है, तो एक बच्चा लिख रहा है -2 + -0.4।
और दूसरा बच्चा लिख रहा है -3 + 0.6। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है? सर सेकंड वाला करेक्ट है। ये सही है और ये गलत है। अच्छा, ऐसा क्यों योगिता? सर क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और वो नेगेटिव में आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ये जो अभी जो ये ऊपर बता रखा है बस ये ध्यान में रखना है। अच्छा, 0 से 1 के बीच आना है, तो इसीलिए फिर हमने ये कर दिया। तो इसका मतलब जब नेगेटिव में आप लिखेंगे -2.4, तो आपके लिए देखिए प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ -3 + 0.6। तो दशमलव के जो बाद आप लिखते हैं जिसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, वो याद रखिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और 0 से 1 के बीच में होगा। 1 कभी नहीं होगा, 1 होने पे तो इंटीजर बन जाएगा वो भी। अब इसी बात को अगर ज्योमेट्रिकली समझे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। ये तो हुआ मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली ऐसे समझिएगा, हम लोग जब रियल लाइन बनाते हैं, बचपन से हम पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, तो ऐसे बनाते हुए चल रहे होते हैं हम लोग। ये रियल लाइन का सिंबल है। तो बच्चों आप ऐसे देखना, अगर कोई इंटीजर मैंने पूछा -5 पूछ लिया तो वो ठीक है, उसका इंटीग्रल पार्ट तो -5 खुद ही इंटीजर हुआ अपने आप में, पूरा ही खुद ही पूरा -5 भी इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है बल्कि दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, तो आप हमेशा सिंपल तरीका ये रखिए। जैसे 2.4 भी था, तो बच्चों 2.4 यहां पर था, तो 2.4 के लेफ्ट में देखो कितने सारे इंटीजर हैं। 2.4 के लेफ्ट में कितने इंटीजर होंगे टोटल? इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2 ही होगा। मतलब 2.4 से लेफ्ट में 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1, -2 एंड सो ऑन। लेकिन उनमें सबसे बड़ा 2 ही है। तो इसका मतलब 2.4 का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 है। ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच ज्यादा अच्छी, ये आपको -2.4 का भी आसानी से बता देगी। -2.4 आप जब देखेंगे तो उसके भी लेफ्ट में ही ढूंढोगे ना, तो -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कोई भी नंबर अगर आप सोचते हैं, अगर वो इंटीजर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो रियल लाइन में वो कहां पर होगा सोचिए, और उसके जस्ट लेफ्ट में जो पहला इंटीजर है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बेसिक चीज हो गई। ठीक, इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट पे बाद में आएंगे, वो भी एक अपने आप में फंक्शन है बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी हम पहले अब नेक्स्ट पेज में जाता हूं मैं, और आपको पहले बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इन पे बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा प्लीज। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो चलिए हम कुछ नए पेज में चलते हैं, और अब यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफिशियली शुरू करते हैं। अभी तक मैंने वो चीजें समझाई जो ज्यादा जरूरी थी। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसे f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। तो इससे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है बच्चों, ऐसा किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। तो आप f(x) = या y = भी लिख सकते थे। अब एक बात सोचिए, अगर मैं कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? सोचिए तो। 0 आएगा। और ये बेसिकली y था या f(x) था, मतलब ये y की वैल्यू, उसमें y = 0 आएगा। ठीक हो गया भाई। अगर मैं x 1 से लेके 2 के बीच करूं तो उस समय सोचिएगा 1 से 2 के बीच, तो ऐसा लिख सकता हूं
तो इंटीग्रल पार्ट कोई भी नंबर 1 या 2 से लेफ्ट में हो तो उसका इंटीजर 1 ही होगा। क्या ये जो बच्चे पाठवी जुड़े हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो बोलिए प्लीज। यस सर, क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, 8 और कर लेते हैं। 8 से अगर 2 से लेकर 3 के जस्ट 3 तक है, ये दिक्कत कर रहा है बार बार, इसमें पेन पे जाना पड़ेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा और मैं यहाँ पर एटसेट्रा लिख देता हूँ इस तरह से। अब थोड़ा माइनस में काम कर लेते हैं। अगर बच्चों x -1 से 0 के बीच है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर वो -2 से -1 के बीच है तो ध्यान दीजिए राइट साइड में इनइक्वलिटी है, लेफ्ट साइड में इनइक्वलिटी भी है और इक्वलिटी भी है, तो ये -2 आएगा एटसेट्रा इस तरह से। चलिए ठीक, इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। एक्चुअल में ड्राफ्ट कैसा होगा जरा वो आपको मैं बताता हूँ। y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3, y equal to -1, y equal to -2। अब बच्चों मैं ऐसे बनाऊंगा तो बोर्ड पे ऐसे ही बन पाएगा, आप कॉपी पे थोड़ा एक्यूरेट बना लीजिएगा। बाकी कंसेप्ट समझने से मतलब है। ये ओरिजिन, ये y एक्सिस। अब मैं आपको इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको साफ तौर पर देख पाए। अब आप गौर करिए, जब x 0 से 1 के बीच है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट ये 0 था, यहां से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, मान लेते हैं 1 है। तो x जब 1 को टच नहीं कर रहा बच्चों तो 1 पे ऐसा बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 0 को लेना है 1 को नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाया करेंगे, ये 0 है ये 1 है, तो जहां पर ये ब्लैक डॉट बना है मतलब वो पॉइंट ले रखा है, जहां ये होल जैसा बनाया है मतलब वो पॉइंट नहीं ले रखा है। ये नॉर्मली सिंबल होते हैं मैथ्स में। तो इसका मतलब ग्राफ ये वाला है, 0 से 1 के बीच में, x 0 को लेना है 1 नहीं लेना है, तो ऐसा बनेगा। तो y इक्वल टू 0 है उस समय ग्राफ, उस समय ग्राफ ये वाला है, y इक्वल टू 0 तो x से जी हुआ, तो इतना ही रहेगा। क्या मैं ये समझा पाया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जब x 1 से 2 के बीच है, अब ध्यान दीजिएगा, x कोऑर्डिनेट 1 से 2 के बीच चल रहा है, यहां से 1 से 2 के बीच है, तो y इक्वल टू 1 है ये। उस समय गौर करिए, y इक्वल टू 1 तो ऊपर वाली लाइन पे चलना पड़ेगा आपको। तो उस समय जो ग्राफ होगा आपका वो ठीक 1 से शुरू होगा और 2 नहीं लेगा वो, y इक्वल टू 1 वाली लाइन पे चलना है और x कोऑर्डिनेट 1 से लेके 2 के बीच है, तो ग्राफ ऊपर आ गया है। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं नहीं? अब इधर देखिए x 2 और 3 के बीच में है तो y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 तो यहाँ है भाई, तो यहां से शुरू करो, 3 पे छोड़ दो, तो ग्राफ ये वाला हो गया। तो ग्राफ आप देख रहे हो बच्चों, जंप कर जा रहा है एकदम, ये यहाँ पर एकदम जंप कर गया, ये यहाँ पर 2 पर पहुंचने से पहले ये जंप कर गया, इसके बाद ये यहाँ से शुरू होगा और आगे जंप कर जाएगा 4 पे। ऐसे सीढ़ियां जैसी बनेंगी जंप करते हुए,
ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? या किसी को नहीं आ रहा है तो Yes, बोलिए। sir. अब आप आ नेगेटिव रही वाला है। भी थोड़ा सा, हाँ किसी को पूछना है? नहीं पूछना है। ये -1 है, तो x -1 से 0 के बीच है, तो आप लेफ्ट साइड गौर करिए, y इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू -1 नीचे वाली लाइन है ये। उससे नीचे फिर जाएंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक है, ऐसा। ये -2 होगा इस चीज में, मतलब फिर यहीं कहीं -3 होगा, तो उस चीज में आप जाएंगे तो ऐसा चल जाएगा। तो ये सीढ़ियां जैसी चलेंगी, नीचे को चलते जाएंगे इनफाइनाइट, ऊपर को भी चलते जाएंगे इनफाइनाइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है। इसका ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग सहमत हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों हमने ये देख लिया, इसमें हर इंटीजर पर ये डिस्कंटिन्यूअस है बच्चों। कंटिन्यूटी भी चेक हो रही है। कंटिन्यूटी अपने आप में 12th में बड़ा चैप्टर है। फंक्शन कहाँ डिस्कंटिन्यूअस है ये जानना जरूरी होता है, उससे कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, वो बाद में सीखोगे। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो आप सीधे बोलोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो हर इंटीजर पर डिस्कंटिन्यूअस होता है। और डिस्कंटिन्यूटी भी कई टाइप की होती है। यहाँ जंप डिस्कंटिन्यूटी होती है, जंप कर जाता है, नाम से ही लगता होगा आपको कि इतना तो सीख ही लिया, हर इंटीजर पर जंप कर जाएगा ये। अच्छा एक बात बताइए, इसका डोमेन क्या होगा? So all real numbers. वेरी गुड। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो मैं उनको ऐसे समझाना चाहूंगा। आप इधर देखिए, इस वाले में देखो बेटा, जहां मैंने लेफ्ट साइड में टिक किया है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ली मैंने और 1 छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगले में 1 ले लिया और 2 तक पहुंच गया, 2 छूट गया, उससे आगे वाले में 2 भी ले लिया, एंड सो ऑन। आप ऐसे सोचते रहो। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सब ले लिया या नहीं लिया? भाई 1 पहले में नहीं लिया, लेकिन x दूसरे में आ गया, दूसरे में 2 नहीं आया तो तीसरे में 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 भी हो रही है ना कहीं, 1 भी हो रही है, 3 भी होगी, मतलब सारी वैल्यू ले रहा है x। अब नेगेटिव में भी सोचो, -1 से 0 तक यहाँ है, -2 से -1 यहाँ है, तो सारे ही हो गया। तो बेसिकली x की तो हर वैल्यू आप ले रहे हैं। जब हर वैल्यू ले ही रहे हैं तो फिर डोमेन क्या हो गया? बाहर। अब इसकी रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। जरा y की वैल्यू क्या क्या आ रही है जरा गौर करिए, तो देखिए, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। So integers. वेरी गुड। तो सेट ऑफ इंटीजर इसकी रेंज है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालते हैं तो उसका डोमेन और उसकी रेंज क्या है आपको ये पता लग गया, उसका ग्राफ पता लग गया, उसकी डिस्कंटिन्यूटी कहाँ होती है ये पता लग गया, कहाँ पर डिस्कंटिन्यूअस है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलिए इसका एक एप्लीकेशन कराता हूं आप लोगों को छोटा सा। अगर मैंने कभी ऐसा सवाल दे दिया, इंटीग्रेशन छोटा सा 0 से लेके 3 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो देखिए कितना आसान है। हम क्या करेंगे, 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से 3, ऐसे तोड़ सकते हैं। 0 से 3 तक जाना था, 3 हिस्सों में तोड़ दिया। इसमें कोई डाउट है? अरे भाई ये सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया इतना? Yes, sir. अच्छा बच्चों, पहले वाले ब्रैकेट में देखो, जब x से 0 से 1 के बीच है तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0।
तो यहाँ 0 dx, जब x 1 से 2 के बीच होता है तो डेटेस्ट इंटीजर कितना होता है उसका? 7 1 तो 1 into dx, और जब 2 से 3 होगा तो ऐसे ही 2 into dx। पहला तो 0 ही हो गया, दूसरा खाली dx हुआ, dx का इंटीग्रेशन x होता है, जानते होंगे आप लोग, 1 से 2 के बीच, और इधर 2 बाहर आ जाएगा, dx का x इंटीग्रेशन 2 से 3 के बीच। ये 2 - 1 + 2 टाइम 3 - 2, तो 1 + 2 मतलब 3 आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं करने के लिए। सोचो, dx का इंटीग्रेशन तो x ही होगा ना। यस तो डेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं कि y = x/2 का डेटेस्ट इंटीजर है, और पूछ दो ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा, इसकी डिस्कंटिन्यूटी बताने, कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान से सोचो बच्चों, मैंने कहा था जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं वो जो ही इंटीजर बनेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो ये x/2 जहां पर इंटीजर होगा वहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा। पूरा सवाल लिख लीजिएगा कि ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है, खुद ही बना लेना। तो इंटीजर को मैं n नाम दे दूं तो x कितना हो जाएगा? 2n, और n मैंने इंटीजर बोला है, तो 2n कैसा इंटीजर हुआ बच्चों? n अगर इंटीजर है तो सर इवन। हाँ, तो इसका मतलब ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा? हर एक इवन इंटीजर। बस देखते ही आप बता दोगे यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत क्या है कि अंदर का जो मटेरियल है वो जहां इंटीजर बनेगा वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, वहां डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं फिर एक दूसरा सवाल उठा रहा हूं, ये y = 2x, ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा? जहां पर 2x क्या होगा? इंटीजर n, तो x क्या हो जाएगा? n/2। n/2, जहां n क्या है? इंटीजर। तो आप ऐसे समझो, n की जो 0 रखो तो 0 आया, 1 रखो 1/2 आया, 2 रखो फिर 1 आ गया, 3 रखो 3/2 आया, 4 रखो 2 आया। क्या समझ पा रहे हो इससे? ये हर इंटीजर पर तो डिस्कंटिन्यूअस है ही, और दो इंटीजर के जो मिड पॉइंट होता है ना उस पर भी डिस्कंटिन्यूअस है, इसलिए कुछ ज्यादा ही डिस्कंटिन्यूअस हो रहा है। हर इंटीजर पर तो है ही, और दो इंटीजर्स जो लगातार सक्सेसिव इंटीजर है उनके मिड पॉइंट पर भी डिस्कंटिन्यूअस है। क्या मैं समझा पाया? यस यस सर। हाँ, तो बस यही बात समझनी है इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिस्कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी बच्चों। बार बार सारा खेल ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का ही है कैलकुलस में। तो ग्राफ समझना एक बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्लियर हो गया है। अब इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, और 5 मिनट बाद 8:10 पे मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। उसके बाद आज इतना ही करा लें इसमें। मैं अभी आया हूँ कॉलेज, थक गए हैं आज, तो कल कराऊं? ठीक है सर। चलिए ठीक है, मैं कल का शेड्यूल आपको डालूंगा, बदलूंगा मैं, कल का शेड्यूल देख लीजिएगा, थोड़ी देर में भेजता हूँ। थैंक यू।